हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 12th से रिलेट करेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स होता क्या है, नाम सुना होगा आपने कुछ कुछ, तो मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक्स ही। तो ये क्या है, एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है किस चीज़ के अंदर, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, वो रेस्ट में है या मोशन के अंदर। मैकेनिक्स ये रहता है। तो इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, मगर अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है ना। बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल वे में आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट याद भी करनी पड़ेंगी समझकर। तो मैकेनिक्स के बारे में पता चल गया कि क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या फिर रेस्ट के अंदर है, उसकी स्टडी करना। अब सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स कौन कौन सी हैं? स्टैटिक्स और काइनेमेटिक और डायनेमिक्स। तो ये सब ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक है ना। अब ये तीनों ब्रांच क्या बोलती हैं, तो ये आसान से लैंग्वेज के अंदर देखें तो स्टैटिक्स क्या बोलती है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ना, वो कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना रेस्ट में होगा ना, उसकी स्टडी करेंगे तो किस में करेंगे, स्टैटिक्स में करेंगे। ऐसे ही डायनेमिक क्या है, ऑब्जेक्ट होगा मोशन के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे, और वो जो मोशन हो रहा है ना, वो कॉज क्या है उसकी भी स्टडी करेंगे, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कॉज। मतलब हम स्टडी करेंगे इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है और उसका कॉज हम स्टडी नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम नहीं पढ़ेंगे या कम पढ़ेंगे, तो ये ज्यादा पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। तो हमें याद भी डेफिनेशन इसी के रखनी है। तो स्टैटिक क्या बोलती है, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स है या कहें ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी, सिंपल सी भाषा। काइनेमेटिक्स को याद करना है ना, ये में भी थोड़ा सा चांसेस होता है आ सकती है डेफिनेशन। तो क्या बोलती है काइनेमेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन कंसीडर नहीं करना, ये यही हम पढ़ेंगे। डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन। कॉज ऑफ देयर मोशन को भी कंसीडर करना है, वो डायनेमिक्स है। तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो रेस्ट मतलब रुका हुआ, आराम कर रहा हुआ। तो रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है थोड़ा अलग तरीके से फिजिक्स में देखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कैसे पता लगाओगे, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। वो जैसे कुछ चीज रेस्ट के ऊपर है, तो आप देख रहे हो इसे, इसे यही देख रहे हो, है ना, हम इसे देख रहे हैं, ये यही है, ये चेंज नहीं हो रही, ऐसे नहीं जा रही है ना। तो ये रेस्ट के अंदर है और टाइम गुजरता जा रहा है विद द पासिंग ऑफ टाइम। टाइम पास हो रहा है 1 2 3 4, मगर ये यही है, हम सब देख रहे हैं, ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से ये यही है, टाइम गुजर रहा है। तो हम बोलेंगे इसे रेस्ट में है भाई, ये रेस्ट में है। जैसे एक बुक रख देते हैं अपन, जैसे अभी मोबाइल रखा हुआ है, तो मोबाइल लाइंग ऑन द टेबल, ठीक, तो क्या कहेंगे, रेस्ट में है, टाइम गुजर रहा है, एक ही जगह के ऊपर है, हम देख रहे हैं, हमारे हिसाब से ये रेस्ट के अंदर है, ठीक। तो ये होता है कॉन्सेप्ट है रेस्ट। डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, फिर भी पूछ ले आप याद कर लीजिएगा, मगर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, रेस्ट क्या है। ऐसे ही मोशन, अब मोशन क्या है, ये यहाँ रुका हुआ था अभी रेस्ट में, तो टाइम गुजर रहा है 1 2 3 4, ये इधर चला गया, ठीक है, ये इधर चला गया, तो ये मोशन में है टाइम के पास होने के साथ साथ, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ, कब बोलेंगे, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो टाइम पास हो रहा है और क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, ठीक है। तो जैसे ट्रेन मूविंग ऑन द रेल्स, तो ट्रेन मूव कर रही है रेल के ऊपर, टाइम पास हो रहा है, इधर से उधर पहुंच गई, तो हम कहेंगे ये मोशन के अंदर है। ये कॉन्सेप्ट मोशन का क्लियर हो गया हुआ आपका, ठीक है ना। अब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। क्या रेस्ट और मोशन, रेस्ट मतलब रुका हुआ, मोशन मतलब चलता हुआ, ये रिलेटिव है। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई पैसेंजर बैठे हुए हैं
कहाँ पे? ट्रेन के अंदर, आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक, आमने सामने, आमने सामने। तो क्या ये दोनों रेस्ट पे हैं? ट्रेन चल रही है, तो क्या दोनों रेस्ट पे हैं? अब ट्रेन चल रही है और आप जो हैं वो स्टेशन पे खड़े हैं, तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? चलते हुए दिख रहे हैं, मूव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके हिसाब से मूव हो रहे हैं, मगर ये दोनों जो ट्रेन में बैठे हुए हैं ये एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा? ये नहीं चल रहे। ये एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तब ये नहीं चल रहे, दोनों एक ही पोजीशन पे। मगर अगर आप देख रहे हो इन्हें चलते हुए, देख रहे हो, तो आपके हिसाब से ये मूव कर रहे हैं, मगर ये एक दूसरे के हिसाब से मूव नहीं कर रहे। तो ये कॉन्सेप्ट है रेस्ट का, एक दूसरे के हिसाब से ये रेस्ट के ऊपर है, मगर आपके हिसाब से ये मोशन में है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, है ना। क्या बोलता है ये? पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट with respect to his fellow passenger, his fellow passenger रेस्ट के अंदर, but he is in motion with respect to objects outside the train, outside the train, outside the train क्या है? ये मोशन के अंदर है, ठीक है। thus an object may be at rest with respect to one object and at the same time it may be in motion related to another object। मतलब आपके हिसाब से एक ही टाइम के ये ऊपर, एक ही टाइम के ऊपर ये एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट पे हैं, मगर यही आपके लिए मोशन में है, एक ही टाइम के ऊपर। तो ये है रेस्ट इन मोशन एट रिलेटिव टर्म, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, है ना, जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे कहेंगे हम इसे? ठीक है, तो जैसे ये मूव कर रहा है बहुत दूर तक, तो इसका साइज कितना है? छोटा, मगर इसकी डिस्टेंस कितनी है? ज्यादा, तो ये उसके मुकाबले पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। मतलब ये कि अगर मैं ये कहूं कि ये पूरे बोर्ड के ऊपर ये पॉइंट है, मतलब अगर ये मूव करता है यहां से यहां तक, ठीक, तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट का साइज बहुत छोटा है मगर इसकी डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो क्या कहेंगे? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक और एग्जांपल, सपोज सोलर सिस्टम है हमारा, सन, ठीक, अर्थ है आपकी, तो अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर ये अर्थ पूरे चक्कर लगा रही है इतना बड़ा सारा, तो ये देखो अर्थ कितना बड़ा सारा चक्कर लगा रही है, बहुत लार्जर डिस्टेंस है, तो आप कहोगे ये अर्थ है ना, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल देखें कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक जाती है, तो क्या इसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे? हाँ, इसे भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत बड़ी है, किसके मुकाबले? इसकी साइज का मुकाबले, ठीक है ना। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो हम पढ़ भी लेते हैं इसे कि क्या लिखा हुआ है। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, क्या कह रहा है? चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन ओन साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन ओन साइज, उसके खुद के साइज से जो पोजीशन हो रही है ना, चेंज हो रही है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना, उसके साइज से, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, साइज छोटा है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो वापस पढ़ता हूं, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट में बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे एग्जांपल, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडीइंग इट्स मोशन अराउंड द सन। ऐसे ही द ट्रेन अंडर ए जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट जो छोटा है उसकी ट्रेवल की पोजीशन से,
एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो, तो वो डिस्टेंस बहुत बड़ी है उसके साइज से, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में मोशन को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आपको 1 डायमेंशन पता है क्या होता है, या 2 डायमेंशन पता है क्या होता है, या 3 डायमेंशन 3D पता है क्या होता है? तो देखते हैं उसे सबसे पहले। तो 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, देखिए हमने ये देख रखा है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देख रखे हैं, है ना, एक्स वाई और जेड, ये देख रखा है, हाँ भाई देख रखा है सर। अब इसके अंदर ये जो कोऑर्डिनेट दिखा रहा है ना, ये एक्स दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे ये एक ओरिजिन है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट P1 से P2 जा रहा है और इसको क्या शो कर रहा है, इसे सिर्फ क्या चीज बता रहा है कि ये x1 से x2 में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसे, हम ये कहेंगे ये 1 डायमेंशन में। क्यों कहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है इसे बताने के अंदर, कि जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये 2 से कहाँ जा रहा है, 3 की तरफ। तो आपने बता दिया भाई 2 से 3 जा रहा है, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स यूज आ रहे हैं, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यूज आ रहा है। और ये कैसे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसे प्यार से क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के मोशन को लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, समझते हैं कि क्या बात हो रही है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन इफ, यहां से स्टार्ट होती है, इफ only one of the 3 coordinates, only one coordinate है ना, one of the 3 coordinates, 3 coordinates में से एक, only one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with time। तो क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है कौन, एक कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट्स में से, है ना, 3 कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट बता रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो चेंज हो रही है। इसे प्यार से क्या बोलते हैं, इसे प्यार से बोलते हैं लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन, है ना, रेक्टिलीनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। अच्छा ये मोशन कैसे चल रहा है, मोशन चलेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। चलो अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हाँ जैसे मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, अगर आप कुछ चीज गिराओगे तो वो सीधा जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 डायमेंशन। ऐसे ही मोशन ऑफ ट्रेन, अगर ट्रेन चलेगी तो सीधे ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलेगी तो क्या होगा, कौन सा, 1 डायमेंशन मोशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1 डायमेंशन, ठीक। 2 डायमेंशन देखते हैं क्या होता है। उससे पहले 1 डायमेंशन का एक एग्जांपल है जो हमने देख रखा था, एक वापस से रिपीट कर देता हूं। जैसे ये ओरिजिन है, ये P1 पॉइंट, P2 पॉइंट और ये एक्स एक्सिस है, ठीक। यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक x2 है, ठीक है। तो अगर x कोऑर्डिनेट के अंदर x1 से कोई x2 जा रहा है पार्टिकल, P1 से P2 मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो ये क्या हो गया, 1 डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 2 डायमेंशन मोशन। तो 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशन इफ only two of 3 coordinates, specifying its position change with time। क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है, कौन बता रहा है, 2 कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं उसकी पोजीशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, कार मूविंग इन zigzag पाथ, तो zigzag पाथ में अगर कार चलती है तो वो कौन सा मोशन है, 2 डायमेंशन। ऐसे क्यों बता रहे हैं भाई, देखो इसके अंदर हो ये रहा है, एक डायमेंशन तो ये, दूसरी डायमेंशन ये, ठीक। तो इस तरीके से आप एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन, इस तरीके से, तो x और y यूज हो रहा है। अब अगर आपको तीसरी डायमेंशन भी यूज करना हो तो क्या होगा, ये यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है और यूं आ जाए, है ना, यूं, एक इधर और एक आपकी तरफ, तो क्या होगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सबसे पहले देख लेते हैं ग्राफ के ऊपर कि किस तरीके से हो रहा है। तो आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट P1 से P2 की तरफ जा रहा है, तो यहां क्या शो हो रहा है, x1 y1 x2 y2।
तो x1 क्या हुआ, यहाँ तक का, x2 यहाँ तक का, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये x एक्सिस बता रहा है ना। और ये क्या है, y2 और y1, ये y1 यहाँ तक का और y2 यहाँ तक का। तो आपको पता चला कि ये दो कोऑर्डिनेट्स यूज आ रहे हैं इसकी पोजीशन बताने में, तो इसलिए इसे बोल रहे हैं हम 2 डायमेंशन। अब ऐसे ही 3 डायमेंशन हो जाएगा, जैसे 2 डायमेंशन है बस इसमें 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी आसान है, क्या, इफ 3 डायमेंशन बोलेंगे, इफ all three coordinates specifying its position change with time। तीनों कोऑर्डिनेट काम आ रहे, ठीक है। तो कैसे हो रहे होंगे ये, तो वही पॉइंट P1 से P2 जा रहा है, मगर ये कैसे जा रहा होगा, यूं नहीं जा रहा, ये यूं बाहर निकल रहा है, ठीक है, यूं बाहर निकल रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है। तो ये 3 डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं आपको, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं यहाँ पे काम। और x1 किधर दिखा रहा है आपको, देखो x1 यहाँ तक दिखा रहा है, ठीक है, y2 x2 यहाँ तक दिखा रहा है, ठीक, और ऐसे ही y1 यहाँ तक दिखा रहा है ना, y2 यहाँ तक दिखा रहा है, ऐसे ही z1 यहाँ तक दिखा रहा है, z2 यहाँ तक दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये 3 कोऑर्डिनेट आपको दिखा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम 3 डायमेंशन मोशन, अगर एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा कि आपका एक मधुमक्खी है या हाउस फ्लाई है ना, तो वो क्या है, वो मूव कर रही है यूं यूं यूं, या फिर एक काइट है, काइट कैसे मूव करती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है, हवा के अंदर चीजें चल रही हैं 3 डायमेंशन, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी बहुत बार सुनने में आएगी आपके, तो होती क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर वैल्यू होती है। मतलब जैसे आपने कहा 1 किलोमीटर, वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक है, 1 किलोमीटर यहाँ वैल्यू है, ठीक, तो हम कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर ये लिखा जाता 1 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, ये कौन सी क्वांटिटी बन जाती, वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू होती है और डायरेक्शन नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, बार बार आएगा आपको। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे बताया ना मैंने 1 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, जो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, पाथ का लेंथ, जो भी हम जहां जा रहे हैं उसको नाप लो, वो डिस्टेंस हो जाएगा। सही है भाई बात। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, इट इज अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ जो भी हमने ट्रेवल करी है बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जैसे ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, तो अगर ए से ले को जाना है बी तक, तो ये उसने ये वाला पाथ लिया, तो ये जो नापोगे ना आप, मेजर करोगे, तो इसे बोलोगे आप डिस्टेंस, सिंपल सी बात। और अगर आपने ये वाला पाथ लिया, तो आप कहोगे, इसे नापोगे, इसे मेजर करोगे, तो इसे बोलोगे डिस्टेंस। तो जो भी लेंथ होगी ना, पाथ लेंथ, उसे सीधी सिंपल सी भाषा में बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। तो जैसे हमने क्या करा, इनिशियल और फाइनल ये था, तो हम गए ऐसे और ऐसे, तो मेजर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ए सी प्लस सी बी, तो उसे बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एसआई यूनिट और ये भी पता होना चाहिए भाई, लेंथ है तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी, या फिर सीजीएस में सेंटीमीटर में होगी। ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर का पता है ना आपको, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ वैल्यू होती है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। वैल्यू मतलब सिंपल सी बात है, आपने नाप लिया ना, ये पूरे को आप मेजर कर लोगे, तो इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, बहुत सारी डायरेक्शन है इसके अंदर, तो इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं है, आप कहोगे ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर सिर्फ वैल्यू है, ये पूरा नापोगे ना तो वैल्यू है, मेजर करोगे तो वैल्यू है। हाँ, डिस्टेंस क्या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, तो डिस्टेंस होगी पॉजिटिव, क्योंकि आप किसी भी चीज को नापोगे यहाँ से यहाँ तक, तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। हाँ,
मगर अगर आप यहीं रुके रहे और इसे नापने की कोशिश करा तो डिस्टेंस क्या होगी, 0, गए नहीं आप, बढ़े ही नहीं, 0। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट आता है पिक्चर के अंदर, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि होता ये डिस्टेंस जैसा ही है ना। कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी बोलते हैं, तो कौन से केस में बोलते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। तो अभी आपका इनिशियल और फाइनल ये है। तो अब डिस्प्लेसमेंट जैसे ही आता है ना, वैसे ही बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप बताओ, ए से बी की तरफ ए से जाओगे या ए से जाओगे? शॉर्टेस्ट कौन सा पड़ेगा? ये वाला पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा? इस डायरेक्शन के अंदर पड़ेगा। तो आपके पास यहां डायरेक्शन भी है और यहां से यहां तक की वैल्यू भी है, और ये शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सिंपल सी भाषा। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी। ऐसा नहीं होगा ए सी और सी बी, हाँ वो तो डिस्टेंस होगा, मगर ए बी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और ए बी डिस्प्लेसमेंट हो तो ए बी को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम, नहीं? तो इसको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब आगे, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैल्यू थी, है ना, इस ए बी वैल्यू है और एक डायरेक्शन भी है इस तरफ। ठीक, तो इसलिए क्या होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या जीरो होता है? तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, पॉजिटिव है। मगर अगर नंबर लाइन के ऊपर देखा जाए, है ना, 1 -1 2 -2, तो अगर कुछ चीज यहां जा रही है, ये वापस इधर जा रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये पॉजिटिव गई और ये नेगेटिव गई, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्यों? डायरेक्शन का है ना पिक्चर मामला, तो ये नंबर लाइन के ऊपर दिखाया है। बाकी अगर आप यूं जाके और यूं जाओ ना, तो भी डिस्प्लेसमेंट किधर है? नेगेटिव के अंदर है, क्योंकि एक तो इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है। तो आप बताओगे कैसे? तो आप बताओगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। और यही अगर डिस्टेंस बताते तो पूरी चीजें आपको बतानी पड़ती। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो का केस बहुत अच्छा है। जैसे डिस्टेंस यहीं रुके हुए थे ना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो वापस वहीं आ गए, तो क्या कहेंगे हम? जीरो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया, अच्छे से कैसा लगता है। ऐसा यूनिट क्या होगी? वही मीटर, और सीजीएस क्या होगी? सेंटीमीटर। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है ये, देखते हैं क्या है। तो पढ़ते हैं और समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। तो एक ऑब्जेक्ट ए से और सी तक मूव कर रहा है। चलिए ठीक है, ऐसे समझना है अपन को, है ना, एग्जाम में भी और पहले प्रैक्टिस में। अलोंग द रेक्टेंगुलर पाथ एज शोन इन फिगर, गिव बिलो, गिवन बिलो दे रखा है रेक्टेंगुलर पाथ। फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी होती है वो बताएं मूविंग ऑब्जेक्ट। तो रेक्टेंगुलर पाथ इस तरीके से होगा। ठीक है, एक और चीज पूछ रहा है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? तो आप कहोगे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो फर्स्ट टाइम पे तो आप ये निकालोगे, पूरा कैलकुलेट करोगे, और सेकंड टाइम पे ये निकालोगे। ठीक है, तो आंसर निकाल के बताइए पॉज करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आंसर आता है ये। कैसे आया वो देखते हैं। तो यहां पे आने का प्रोसीजर क्या है? आपने डिस्टेंस निकाली, सबसे पहले बोला ना ए, फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकालनी थी, है ना, डिस्टेंस। तो 24 + 7, तो आपने 24 + 7 कर दिया। ए बी क्या था? ए बी 24 था, बी सी क्या था? 7 था, तो आपने लिख दिया। अब 24 और 7 कितना होता है? 31 होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे आपने ये बनाया, तो आपको ये क्या दिख रहा है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो अगर आपको ये निकालना है इसका, तो क्या करोगे? पाइथागोरस लगाओगे। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा ये। तो आपने क्या करा? ए सी को निकालने के लिए ए सी का स्क्वायर करा। ठीक, ए और बी का स्क्वायर करा और बी सी का स्क्वायर करा। वैल्यू पुट कर दी। ए बी की क्या वैल्यू है? 24, या 24 लिख दी।
BC की क्या वैल्यू है 7 या 7 लिख दी, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 24 को स्क्वायर क्या होगा 576, 7 का क्या होगा 49, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 625 आ जाएगा। अब 625 और यहाँ क्या है AC का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट है ना, और 625 का रूट क्या होता है 25, मतलब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो अगर इसके ऊपर रूट लगा दें हम, है ना, तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। या ऐसे भी कर सकते हो 25 का स्क्वायर हो रहा है कितना 625। अब अगर रूट लगाओ या रूट नहीं लगाना तो क्या कर सकते हो आप, रूट की जगह 1/2 लिख सकते हो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो जैसे 625 के ऊपर रूट लग गया, इसका मतलब आपको इसका आधा करना है, 25 का स्क्वायर करोगे पहले, रूट लगा इसके ऊपर, है ना 625 का, ये ऐसे होगा ना 625 का रूट, है ना, ये 25 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल तो 25 आंसर बचेगा। आई होप आपको आसान से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा डिटेल में खोल के बताया इसे, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये रूट और ये सब चीजें भी नहीं आती हैं, है ना। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखिए। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से निकल रहा है, ट्रेवल 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। अब सबसे पहले ईस्ट वेस्ट साउथ बनाना पड़ेगा, तो आपके मन में माइंड में इंडिया का नक्शा होना चाहिए। तो आप इंडिया का नक्शा जैसे ही बनाएंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, स्टार्ट हाउस से स्टार्ट हुआ, ट्रेवल कितना करा 12 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, तो ईस्ट वेस्ट साउथ आपने बना लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कितना चला टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट चल गया 12। चलिए भाई, देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ भी चला दिया आपने। ठीक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो ABC, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लो, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लो। आसान है, बताइएगा पॉज करके आंसर क्या आ रहा है, बड़ा आसान सा है। तो हमने ये बना ही लिया था, है ना, यहां से यहां तक इसने 12 किलोमीटर ट्रेवल करा था और नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर ट्रेवल करा था। ठीक, अब यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस होगी वो आपको आसानी से पता होगी, कितनी 12 + 5 कितना होता है 17, तो ये 17 आंसर आ गया। अब यहां से यहां तक के लिए इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर ले लो, आंसर आ जाएगा। वही पाइथागोरस आपने, है ना, 12 का स्क्वायर लिया और 5 का स्क्वायर लिया, तो कितना आंसर आया देखो, 12 का 144 आया, 5 का 25 आया, इसे ऐड करा 169 आया। 169 किसका स्क्वायर होता है, वो 13 का होता है स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर रूट के अंदर डालेंगे, 169 को रूट में डालेंगे तो क्या होगा, रूट से ये कट जाएगा और 13 आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, या कैसे न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो समझते हैं सबसे पहले इसे। तो सबसे पहले इसके अंदर बोल रखा है, इसमें डायग्राम अगर नहीं दे तब भी चिंता करने की बात नहीं है, आपको सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिगर दे रखा है, पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो एक पार्टिकल है मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ। ठीक, कन्वर्जन करते जाएंगे समझते जाएंगे। ठीक, ऑफ रेडियस r, तो इसकी रेडियस कितनी है r रेडियस है। ठीक, ये समझ में आ गई। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट A से वो स्टार्ट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। ठीक है, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एज इट फर्स्ट मूव A to B, तो A से और B मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है ये पूरी। ठीक, चलिए तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फिर इसके बाद हम आगे की डिस्टेंस देखेंगे, जैसे मूव फ्रॉम A to C, A से C तक, ठीक है, यहां से यहां तक। फिर मूव A to D, A से D तक। फिर फाइनली कंप्लीट वन रोटेशन, पूरा यहां से और यहां तक, ये पूरा बात कर रहा है। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस, तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करवा रहा है। मतलब A से अगर B तक जाओगे ना
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहेगी, तो ये भी फाइंड आउट करना रहेगा। तो देखते हैं बना के चल के। तो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन ले रहे हैं हम डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस कहाँ तक कवर कर रहा है, ए टू बी। ए टू बी पता है ना, यहां से यहां तक। ओके चलिए, तो ए से बी के अंदर आपको ये दिख रहा है, आपको ये पता है ना, यहां से और यहां तक 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है। अब अगर आप ये देखेंगे, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, ये 4 है, ठीक है। तो एक जो ये वाला पोर्शन है वो कितना होगा, 1/4, है ना। अगर ये पूरा एक है तो इतना सा पोर्शन क्या होगा, 1/4। तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 पाई आर था ना, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1/4 से। 1/4 से 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये आर्क की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, 1/4, 2 पाई आर कैंसिल हो गए, 1/2 पाई आर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। ओके, अब होता ये यहाँ आर दे रखा है ना, तो आर की जगह वो वैल्यू भी दे सकता है, तो आप न्यूमेरिकल वे के अंदर भी निकाल सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है ना। चलिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का। ये तो ये कैसे निकालेंगे, वो तो निकालना आसान था। तो आपको एक और चीज दे रखी है, आपको अगर ये दे रखा है तो ये पता है और ये पता है, ये कितना है, आर है, और ये भी आर है। तो आपके पास क्या है, बेस हैगा आपके पास परपेंडिकुलर हैगा। तो बेस और परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेस और परपेंडिकुलर की ये आर है और ये आर है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे आप, ए बी निकालने के लिए ए बी का स्क्वायर, या फिर कहें ए बी और ब्रैकेट, ये रूट यहां लगा देंगे, ओ ए का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, ठीक। अब ये रूट में है, ओ ए क्या है, आर स्क्वायर, ओ बी क्या है, आर स्क्वायर। ये हो गया, आर है तो स्क्वायर लगे तो स्क्वायर आ गया। ये रूट लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर। तो अगर इसके ऊपर रूट है बेसिकली, तो क्या होगा, रूट होगा तो ये सिर्फ r रह जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई होगी, समझो, √2r स्क्वायर। आंसर क्या रहेगा, √2 और यहाँ r ऐसे दे रखा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। रूट आगे तक मत खींच ले जाना, पता लगे आप रूट यहाँ तक ले जाओ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट केस समझ में आ गया, ए से बी। अब जब ए से बी आ गया तो बी से सी या फिर ए से सी भी आपको पता चल जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। ए से सी, ये सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। डिस्टेंस कैसे कवर होगी इसके अंदर, ए से सी जाने के अंदर। ए से सी जाना है, ए से जाओगे तो एक आर्क और एक आर्क, 2 आर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 को डिवाइड कर दोगे आप 2 पाई आर से, वैल्यू आ जाएगी पाई आर, ठीक। ये डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट में तो आपको दिख ही रहा है, ये आर है और ये आर है, तो क्या करोगे आप, 2r आंसर आ जाएगा ना, r + r 2r, कोई दिक्कत नहीं। अब ए से डी में भी वही लगेगा, यहाँ ये r है, यहाँ भी ये r है, तो वही वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे। मगर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत है। ये तो आपको समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो वो का वही आंसर आएगा, कौन सा, r स्क्वायर √2r, पीछे जैसे करा था। मगर ए से डी जाना है, तो लोग बात क्या करते हैं, ए से डी सोचते हैं, वो गलती से यूं सोच लेते हैं। आपको यूं जाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है। अगर क्लॉकवाइज आपने सोचा कि यहाँ से यूं जाना है तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाना तो क्या है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ 3/4 आ जाएगा, और आगे क्या आएगा, 2 पाई आर, 3/4 2 पाई आर, ठीक है। अब ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। अब लोग बाग गलती ये करते हैं इसके अंदर वो यहाँ जाने की बजाय यहाँ चल जाते हैं, तो यहाँ 3/4 की जगह 1/4 लगा के आंसर निकाल लेते हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
आई होप डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी इससे पहले वाले उसमें निकाली थी। आर स्क्वायर आई स्क्वायर क्यों आ रहा है, पाइथागोरस, ये आर स्क्वायर और ये निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी निकाली थी ना यहाँ पे इसके अंदर, ऐसे ऐसे निकली। चलिए देख लीजिएगा पीछे। अब इसके बाद आता है हमारे पास पोर्शन फोर्थ, कंप्लीट रोटेशन में क्या होगा। कंप्लीट रोटेशन के अंदर ये यहां से जाएगा, यहां चल जाएगा, तो क्या होता है 2πr आंसर। मगर अगर ये बोलता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये यहाँ यहीं गया और यहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, जीरो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड केस है। स्पीड, तो स्पीड आप समझ लें, अगर आपने स्पीड सही से समझ ली ना तो आगे की हर चीज समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से समझेंगे। तो स्पीड क्या है, सिंपल सी बात ये है, डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी और उसमें कितना टाइम लगा, सिंपल, डिस्टेंस ट्रेवल करी और कितना टाइम लगा, उसे स्पीड कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन इसके अंदर मेंशन नहीं है। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो आपको समझनी है और जो फॉर्मूले वाली डेफिनेशन है जो समझनी है, वो मैं दोनों बताता हूं। तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम हो रहा है ना, इन एनी डायरेक्शन, कोई से भी डायरेक्शन के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पीड। तो ये एक चीज आ गई, एक डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इसे भी आप स्पीड कहते हैं। तो दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन याद कर ले। फॉर्मूले वाली याद करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, डेफिनेशन भी इससे निकल जाएगी, ठीक। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। मीटर किसके लिए, मीटर इसके लिए, सेकंड इसके लिए, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक। सीजीएस के अंदर बात करें, मीटर का यहाँ पे बस सेंटीमीटर होगा, पर सेकंड आ जाएगा। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो यहाँ मीटर है तो मीटर लेंथ की पावर 1 आ जाएगा, पर सेकंड है मतलब मीटर इस तरीके से, तो मीटर का तो लेंथ आया और टाइम के लिए टी आया, सेकंड t-1, तो इस तरीके से m0 L1 t-1 आ जाएगा। तो ये डायमेंशन हो गया स्पीड का। अब इसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनी डायरेक्शन बोला ना स्केलर क्वांटिटी, तो आपको ये याद रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती है, कोई डायरेक्शन शो नहीं करती। समझ में आ गई। अब एक और चीज, डिस्टेंस ऑल्सो ट्रेवल्ड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव होगी, जैसे 2 मीटर होगी पॉजिटिव, या जीरो होगी। सो द स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो, बट नेवर नेगेटिव। तो अगर डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या जीरो होगी तो स्पीड भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, है ना, पॉजिटिव या जीरो होगी, नेगेटिव नहीं होगी स्पीड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, कौन, स्पीड। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, यहां से बीच के अंदर से निकाल के एमसीक्यू पूछा जा सकता है टिपिकल बनाने के लिए। अब इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स। तो टाइप्स आप याद कर लें, इसमें है 4 टाइप्स, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, वेरिएबल को नॉन यूनिफॉर्म भी आप बोल सकते हैं, थर्ड वन एवरेज, फोर्थ वन इंस्टेंटेनियस। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, यूनिफॉर्म में सब यूनिफॉर्म होगा, वेरिएबल में वेरिएबल होगा, एवरेज में एवरेज होगा, और इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, उस इंस्टेंट के ऊपर स्पीड पूछी जाएगी। तो नाम के अंदर ही डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। तो देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां डेफिनेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद जो ये बोला गया है, हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल में भी, तो कितने भी छोटे इंटरवल ऑफ टाइम हो वो बताया गया है। बस आपकी डेफिनेशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आप यूनिफॉर्म स्पीड बता सकते हैं, है ना। तो इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा यूनिफॉर्म स्पीड के बाद वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड के अंदर क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ, यहां से ये पूरा का पूरा होता है ना, ये काम है इफ, यहां से इफ इट कवर अनइक्वल, यहां पे क्या आ गया, अनइक्वल आ गया है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, अनइक्वल, इक्वल, ठीक। चलिए इसके बाद एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस एवरेज कर दो। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड द एवरेज स्पीड इज, यहां से स्टार्ट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, सिंपल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस a प्लस बी, टोटल टाइम t1 प्लस t2, आराम से एवरेज निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझना चाहिए थोड़ा सा, कि कोई भी इंस्टेंट के ऊपर आपको स्पीड देखना है। जैसे बाइक चला रहे हो आप, बाइक चलाते चलाते आपने सोचा टाइम देखा, अच्छा, फिर आपने स्पीडोमीटर देखा, तो उस टाइम के ऊपर क्या स्पीड है, वो एट दैट इंस्टेंट आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड है। या फिर आप कोई पोल है, पोल लगा हुआ है रोड के ऊपर, या फिर माइलस्टोन लगा हुआ है, तो जब वो आप क्रॉस करते हो ना, तब आप देखते हो, जैसे एक पोल है या माइलस्टोन है, उसे क्रॉस करोगे ना, तब देखोगे आप स्पीड कितनी है। तो जैसे देखोगे ना, तब क्या बोलोगे, एट दैट इंस्टेंट आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सकते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, और एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, कोई से भी पॉइंट के ऊपर पाथ, क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर डेल्टा एक्स इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, है ना, अराउंड द इंस्टेंट टी, देन इट एवरेज स्पीड इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। होगा क्या, डेल्टा एक्स छोटा टाइम छोटा डिस्टेंस, पोजीशन, और छोटा टाइम के अंदर उसने ट्रेवल करा, तो ये एवरेज हो गया, ये तो आपको पता है, ठीक है भाई। अब क्या करोगे आप, ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है ना, ये टाइम बहुत छोटा कर दोगे, एकदम देखते हैं ना हम घड़ी, एकदम वो इंस्टेंट करोगे तो टी को बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या है, टी को एक लिमिटिंग कर दिया, लिमिट कर दिया, तो यहां लिखा लिमिट, और डेल्टा टी कितना होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 तो मतलब कुछ होगा ही नहीं, 0 से बस थोड़ा सा कम, है ना, मतलब 0 टच करने वाला है, 0 से कम मतलब 0 टच करने वाला है, मतलब 0.00000000000000001, 0 नहीं है, मगर 0 से बस टच करने वाला है। तो हम क्या कहेंगे, हमने लिमिट कर दिया, लिमिट किसे किसे करा, डेल्टा टी टेंस टू 0, है ना, डेल्टा टी टेंस टू, अप्रोचेस टू 0, 0 नहीं है, अप्रोचेस है, ये ध्यान रखना है। यहां भी ये लिखा था, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एवरेज स्पीड व्हेन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 गिव द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट इंस्टेंट। तो इसे समझेंगे कैसे फॉर्मूले के अंदर, ये तो डेफिनेशन थी। v से पहले डिनोट करेंगे हम किसको, स्पीड को, हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज लगाएंगे, फिर यहाँ LIM लगाएंगे, जिसका मतलब होता है लिमिट, ठीक है। और किसे लिमिट कर रहे हैं हम, डेल्टा टी को, डेल्टा टी को लिमिट करेंगे इस तरीके से, डेल्टा टी क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, बहुत कम है, और इस पूरे को किस तरीके से लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में dx बाय dt। तो ये हो गई क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसे आप प्यार से क्या बोलते हो, इसे बोलते हो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हो। अगर इसकी पावर 2 होती है तो सेकंड ऑर्डर बोल देते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर बताता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने वाला है। और ये चारों स्पीड आपने समझ ली ना, तो आगे की जो चीजें हैं ना वो सेम टू सेम चलेगी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के पोर्शन भी हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा, जैसे स्पीड के थे ना वैसे ही है।
तो वेलोसिटी होती क्या है, तो ये स्पीड से रिजेंबल करती है ना, एक जैसी लगेगी आपको स्पीड और वेलोसिटी, बस थोड़ा सा अंतर है वो समझना है आपको, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाता है बहुत तगड़ा, है ना। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आसान भाषा में कहें कि स्पीड मगर एक डायरेक्शन के अंदर, स्पीड मगर एक डायरेक्शन में। दूसरी आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या थी, स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, वो कौन थी, स्पीड, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको आसान सी डेफिनेशन क्या याद रहेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। और भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का इन ए गिवन डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक डेफिनेशन हो गई। फिर एक और चीज, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन, स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है इन गिवन डायरेक्शन, ठीक, गिवन डायरेक्शन शो कर रहा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए एक और देखिए जो आसान सी है, इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। तो आपको डेफिनेशन इन तीनों में से एक डेफिनेशन लिखना है। मैं ये कहूंगा आप फॉर्मूले वाली डेफिनेशन लिखें ताकि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना पड़े, फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना लें, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको, ठीक। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और समझें, है ना। एज वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वजह से क्या है, ये वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू है, डायरेक्शन डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था स्पीड के अंदर, ठीक है, इसलिए वो कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी थी। ये वेक्टर है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो वेलोसिटी क्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जीरो होगी और नेगेटिव में भी होगी। मगर स्पीड क्या थी, स्पीड सिर्फ पॉजिटिव या जीरो हो सकती थी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। नेगेटिव क्या होगी, वेलोसिटी, क्यों होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अगर सीधी सीधी भाषा के अंदर बात करें तो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा वेलोसिटी, ये करेगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ये करेगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जो कि या तो पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा, या नेगेटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेक्टर तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, वेलोसिटी डिपेंड किसके ऊपर करेगी, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट SI यूनिट मीटर, टाइम की कितनी, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, मीटर पर सेकंड है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये m मतलब मीटर, लेंथ, लेंथ की बात होगी, लेंथ की पावर कितनी है 1, सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, टाइम की पावर कितनी है 1। तो इसको कैसे लिखोगे आप, L और T ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 या L की पावर 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात हो रही है, इक्वेशन है, तो फॉर्मूले के अंदर आप m भी लगा दोगे, m की पावर, क्योंकि यहाँ मास हम लगाते हैं तो मास है ही नहीं, जीरो लग दोगे। L कितना है, 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो, T कितना है -1 तो -1 लिख दो। तो ऐसे भी लिख सकते हो और इसके अंदर ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, हो जाएगा याद। चलिए अब आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, अलग अलग टाइप्स बेसिकली वेलोसिटी के। तो 4 तरीके की हैं, जो स्पीड थी वैसे वेलोसिटी है। यहाँ पे आएगी सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर आएगी वेरिएबल, फिर एवरेज, फिर इंस्टेंटेनियस। सेम टू सेम स्पीड जैसा है मामला, बस इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है। अब आएगी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म के अंदर सब चीज यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब
A body is said to be moving with uniform velocity if it is covered equal displacement, equal interval of time, equal displacement, equal interval of time. सिंपल. तो उसके अंदर क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चाहे वो इंटरवल कितना भी छोटा हो, है ना, कितना बड़ा हो इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल इतना बड़ा हो या इतना सा हो, ठीक है, तो ये सब पे लागू होगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल के अंदर क्या होगा? वेरिएबल में डिफरेंट हो जाएगा. क्या वेरिएबल वेलोसिटी क्या बोलेगा? इफ आइदर इट्स स्पीड चेंज और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, या तो स्पीड चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, ठीक, या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, तब हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी है भाई ये तो, ठीक है ना. तो ये ध्यान रखने वाली बात है. तो वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई हमारी. अब इसके बाद एवरेज वेलोसिटी. एवरेज मतलब किसी चीज का एवरेज. तो देख लीजिए क्या होता है. एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम. जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट था वो निकाल लो, x2 - x1, और टोटल टाइम निकाल लो, t2 - t1, तो आपका पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लीजिए. फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर. डिस्प्लेसमेंट जो अकर हो रहा है ना, उसकी बात हो रही है. टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम. तो ये आपके पास फॉर्मूला है जो अभी अभी मैंने समझा दिया. और ये क्या है? x2 और x1. x1 और x2 है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 और t2, ठीक है. तो फिर आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना. अब इसके बाद आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलती है? एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट के ऊपर बताओ वेलोसिटी कितनी है, जिसे स्पीड में हमने देखा था. तो हमारे पास इसका डेफिनेशन क्या होगी? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. या तो कोई पाथ के पॉइंट के ऊपर बता दो, या फिर टाइम को देख के बता दो उस इंस्टेंट के ऊपर कितने टाइम के ऊपर कितनी वेलोसिटी है. तो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पाथ ऑफ दैट, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दैट पाथ है ना. जैसे ये पाथ है सपोज, इस पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी, तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस. अगर आपके पास घड़ी है, ठीक है, टाइम जितना भी बजाए, जैसे सपोज 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे बाइक लेके कोई जा रहा है, तो 12 बजे क्या इसकी वेलोसिटी होगी? एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टाइम को बहुत छोटा कर देना है, एट दैट इंस्टेंट के ऊपर करना है. तो हम क्या करेंगे? एवरेज वाला फॉर्मूला देखा था ना हमने, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. तो डेल्टा टी को बहुत ज्यादा छोटा कर देंगे. तो बहुत ज्यादा छोटा करने में क्या करना पड़ेगा? जो डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी क्या है? t2 - t1. इनकी जो वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी? वो बिल्कुल करीब होगी जीरो के, है ना. जीरो नहीं होगी, जीरो के बिल्कुल करीब होगी, जीरो के बिल्कुल करीब होगी, ये ध्यान रखिएगा. तो हम क्या कहेंगे? डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब t2 - t1 टेंस टू जीरो, ठीक है. तो ये t2 - t1 मतलब आप ये समझ लें, यहाँ 1 है और यहाँ 2 समझ लें, 2.00001 इस तरीके से, और यहाँ समझ लें आप 2. तो जब माइनस करोगे तो 0.00001 इस तरीके से आएगा. तो ये जीरो नहीं होगा, मगर क्या होगा? टेंस टू जीरो होगा. तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना. ये बोलेंगे हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. हमने ये स्पीड में भी समझा है, ठीक है. तो यहाँ क्या हो गया? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. एक्स के ऊपर वेक्टर है, क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है. तो ये पोर्शन आ गया आपका. इसे प्यार से कैसे लिखोगे? dx बाई dt, ये वेक्टर, ठीक है. और यहाँ वेलोसिटी के ऊपर भी आप वेक्टर लगा दोगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है. अब इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल टेकन अराउंड दैट इंस्टेंट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो. मतलब
ये किसके बराबर है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक, अराउंड दैट इंस्टेंट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। समझ में आया कुछ? कि इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी है ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल टेकन अराउंड दैट इंस्टेंट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। इसके बाद thus the instantaneous velocity of object is equal to the first order derivative of its displacement with respect to time। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा ना, ये हम आगे समझेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बाद में समझेंगे, मगर अभी क्या समझो आप? ये वाली डेफिनेशन, ठीक है ना। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में dx बाई dt लिख देंगे। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी का, है ना। तो देखते हैं। तो एक कार मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक कार है हमारे पास, वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, ठीक। डिकोड करेंगे हम। एज शोन इन फिगर, फिगर में दे रखा है इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, तो ओ से पी, ओ से और पी मूव कर रही है, ठीक है। कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो आप लिखते जाओगे ये सब चीजें, ठीक है। 18 सेकंड में। रिटर्न कैसे कर रही है? रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू कितने? 6 सेकंड के अंदर। तो 6 सेकंड के अंदर हो गए, यहां से यहां तक गई 18 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज, एवरेज स्पीड, स्पीड पूछ रहा है। कार इन गोइंग फ्रॉम कहां से कहां तक? ओ टू पी, एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, ओ टू पी और बैक टू क्यू, एवरेज वेलोसिटी स्पीड बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसके अंदर से क्या बताओगे? यहां एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, कहां? ओ टू पी, ओ से पी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या रहेगी? जनरली सेम रहेगी। तो आंसर आ गया होगा आपका, है ना। कैसे आया वो देख लो। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना था? यहां से कहां तक था? यहां तक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 360 ऑब्वियसली, यहां तक, ठीक। टाइम कितना लिया? 18, ठीक है। आंसर आ गया 20। डिस्प्लेसमेंट आपके पास, एवरेज वेलोसिटी आ गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट था। एवरेज स्पीड में कुछ नहीं होगा, पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ सेम है, तो 360, टाइम भी सेम है 18 सेकेंड, तो सेम 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। ये तो आसान लगा आपको, मगर अब क्या है? सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर वापस क्यू पे आ जाएगा। वो कहां पे? यहां पे, यहां पे घूमा, यहां पे आएगा। अब चेंज हो जाएगी क्या चीज? वेलोसिटी और स्पीड, ठीक। तो क्या होगा? आंसर आ गया होगा, आई होप आपके पास, है ना, आपने कर लिया होगा। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहां से ये गया और यहां पे आ गया। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओ टू क्यू में 240, तो 240 आ गया, ठीक है, ठीक। और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग गया? 18 + 6 टोटल कर दिया, तो आपके पास 240/24 आ गया। आंसर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। आसान है। इसके बाद यहां पे ये गया, यहां से ये गया, तो पहले तो 360 गया, फिर इतना गया, तो 360 + 120, ये 120 है ना, ये पूरा यहां से यहां तक 120। तो 360 तो यहां से यहां तक था, और यहां से यहां तक 120 है। तो 360 120 कितना लगा? 18 + 24 सेकेंड, तो आपके पास आ गया 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहां कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे ध्यान से करना। एक्सेलरेशन, तो जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ी, वैसे ही एक्सेलरेशन भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो एक्सेलरेशन क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम टेकन, वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन उसे कहते हैं, सिंपल। तो क्या बोल रहा है ये? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बस, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
सिंपल है ना, मतलब सिंपल सी शॉर्टकट ये है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v/t। ठीक, सिंपल। अब एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी आई है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होता है बेसिकली, और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। तो इट हैज सेम डायरेक्शन एज चेंज इन वेलोसिटी। जैसे चेंज इन वेलोसिटी होगी ना, उसका डायरेक्शन ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन माना जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगी? एक्सीलरेशन शॉर्ट के अंदर करें तो वेलोसिटी की कितनी थी? मीटर पर सेकंड। टाइम का कितना था? सेकंड। तो सेकंड सेकंड कितना होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ऐसा यूनिट। सीजीएस क्या होगी? सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर रखा है ऑलरेडी। ठीक, अब आपके पास ऐसा यूनिट है, निकाली भी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की पावर कितनी है? 1। सेकंड मतलब टाइम, टाइम की पावर कितनी है? 2। तो एक साथ कैसे लिखोगे? l की पावर 1 t की पावर 2 मगर माइनस में, ये आ गया। अब डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? m l t। m कितना है यहाँ पे? नहीं है, 0। l कितना है यहाँ पे? 1, 1 लगा दोगे। t कितना है? -2, -2 लगा दोगे। सिंपल, ये आपके पास आ गया। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया, बड़ा आसान है, तो आपको ये याद कर लेना है ध्यान से। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज थी वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन भी होते हैं। तो क्या क्या होते हैं वो देख लें। यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। सेम है, सेम फंडा है। यूनिफॉर्म में क्या होगा? वही, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म acceleration if the velocity changes by equal amount in equal interval of time। Simple, equal amount in equal interval of time, खत्म। यही है, यही पूरा का पूरा यहीं तक है। बस आगे तो वही है, however small these time interval may be, कितना भी छोटा इंटरवल ऑफ टाइम हो। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सीलरेशन किस होगा? जब जब क्या होगा? The acceleration of an object is said to be variable acceleration if the velocity changes by unequal amount। Velocity changes unequal amount in equal interval of time। ठीक है, unequal equal हो गया। ठीक है, वेरिएबल एक्सीलरेशन आ गया आपके पास। ठीक, अब हमारे पास है वेरिएबल के बाद एवरेज एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज। तो एवरेज के अंदर पहले जैसे हमने पढ़ा था ना, वेलोसिटी का वैसे ही होगा। तो v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम। तो देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द एवरेज एक्सेलरेशन, ध्यान रखना वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन velocity, the ratio of total change in velocity of an object to the total time taken। ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल, देख लीजिए वापस से ध्यान से, यहीं से स्टार्ट है। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल सिंपल, ये आप लिख सकते हो आराम से। एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। सिंपल। ठीक, एवरेज हो गया। अब क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस। आपको पता है इंस्टेंटेनियस में क्या है? एट दैट इंस्टेंट। तो क्या लगेगी? लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। किसका? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टाइम का। वेलोसिटी पर ये लगेगा वेक्टर, ए के ऊपर भी वेक्टर लगेगा। और शॉर्टकट के अंदर कैसे लिखोगे आप? dv बाई dt। ये लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफाइन कैसे करोगे आप? एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए गिवन पॉइंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। फॉर्मूला कैसे होगा? आपको पता है, ए इज इक्वल्स टू डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। शॉर्ट के अंदर कैसे? डी वी बाई डी टी। ठीक है, v क्या होता है? v होता है dx बाई dt, ये पता है। अब अगर इसे तोड़ के लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? d बाई डी टी, वी की जगह क्या लिख दोगे? dx बाई डी टी। ठीक, और इसे कैसे लिखोगे एक साथ? d स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर। सिंपल। तो आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
और यहाँ आपको पता ही है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है क्या नहीं है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के पोर्शन के अंदर, वो ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है और ये 2 है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। चलिए, अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा, सिंपल। if the velocity of an object increase with time its acceleration is positive, है ना। इस तरीके से, जैसे एक बस है, वो बस स्टॉप से लीव कर रही है, एक बस है वो बस स्टॉप से लीव करेगी तो धीरे धीरे चलेगी और तेजी से जाएगी फिर, है ना, तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया, ठीक। अब अगर हम कहें नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव के अंदर क्या होगा, जो बस है वो बस स्टॉप के ऊपर तेजी से जाएगी और फिर धीरे धीरे बस स्टॉप के ऊपर रुक जाएगी, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तब हम कहेंगे ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसलेरेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं स्पेशली, और एग्जांपल आपको बता दिया है, बस स्लो डाउन हो जाती है जब बस स्टॉप के ऊपर अप्रोच करती है, तब बोलेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन हमने पहले भी देख रखा है ना, जहां हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी थी, ठीक है। तो ध्यान रखें क्या है वो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ it cover equal distance in equal interval of time, ठीक है। और वो इंटरवल जो होगी वो एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर होगी, है ना, जा रहे होंगे। तो एग्जांपल यहाँ कैसे दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 1200 मीटर जाता है 60 सेकंड के अंदर, फिर वो 600 मीटर जाता है 30 सेकंड के अंदर, फिर 300 मीटर जाता है वो 15 सेकंड के अंदर, फिर वो 100 मीटर जाता है कितने में, 5 सेकंड में। तो आप देखोगे सिंक्रोनाइजेशन है, एक यूनिफॉर्मनेस है, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यही चीज डिफरेंट हो जाए, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए। हियर आइदर द स्पीड ऑफ बॉडी और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ चेंजेस विद टाइम, या तो स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर बोथ आपका दोनों ही चेंज हो जाए, तब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वेरिएबल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसे कहेंगे, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ठीक है।